Welcome to the channel, guys. So today we are doing the analysis of The Hindu, 28 April 2026. तो वी आर डूइंग द एनालिसिस ऑफ एडिटोरियल। तो शुरू करते हैं कि ईसीआई और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का पूरा मामला। इलेक्टोरल रूल परचेस रेस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही के इलेक्शंस जैसे असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पौडीचेरी में वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाने के लिए एक नया टर्म ईजाद किया है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। ऐसा एलिज किया जा रहा है कि जिन स्टेट्स में हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं वहाँ लाखों वोटर्स को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का ट्रिब्यूनल्स वाला इनोवेटिव आइडिया भी इन वोटर्स को वापस लिस्ट में नहीं ला सकता, क्योंकि ईसीआई की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज ने पूरा मेस क्रिएट कर दिया है। कई कमेंटेटर्स ने, जिनमें इस आर्टिकल के राइटर भी शामिल हैं, ये पॉइंट आउट किया है कि ईसीआई द्वारा डिज़ाइन किया गया एसआईआर काफ़ी फ्लॉड है एंड अगर इसे ऐसे ही कंटिन्यू किया गया तो बहुत बड़ी संख्या में इंडियन सिटीज़न इलेक्टोरल रोल से बाहर हो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट बंगाल में हालत काफ़ी अलार्मिंग है, जहां लाखों जेन्युइन सिटीजन्स को लॉजिकली डिस्क्रिपेंसीज की कैटेगरी में डालकर लिस्ट से हटा दिया गया। सच तो ये है कि इनमें से बहुत से लोग इलेक्शन के पहले फेज में वोट ही नहीं दे पाए। नाउ सिटीजनशिप, ये कहता है कि वोटर लिस्ट से लोगों को हटाने का पूरा मुद्दा सिटीजनशिप के सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। आर्टिकल 326 कहता है आर्टिकल 326 कहता है कि अगर हर वो व्यक्ति जो इंडिया का सिटीज़न है, 18 साल से ऊपर है और कानूनन डिस्क्वालीफाइड नहीं है, वो वोटर के रूप में रजिस्टर होने का हकदार है। इसका मतलब है कि वोटर बनने के लिए सिटीजनशिप पहली शर्त है। सिटीजनशिप लॉ को यूनियन होम मिनिस्ट्री मैनेज करती है, इसलिए ये होम मिनिस्ट्री की ड्यूटी है कि वो उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अनाउंस करे जो सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए चाहिए। लेकिन जहाँ तक जानकारी है, मिनिस्ट्री ने ऐसी कोई लिस्ट इशू नहीं की है। इसकी बजाय ईसीआई ने बिहार में एसआईआर शुरू करते वक्त खुद ही डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट अनाउंस कर दी। अब क्योंकि कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो लोग आमतौर पर यूज़ करते हैं, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड या तक कि ईसीआई का अपना फ़ोटो वोटर आईडी कार्ड, उन्हें ईसीआई ने सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना, तो लोग परेशानी में इधर उधर भटकने लगे। रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए ऐसी डॉक्यूमेंट्स ढूंढना मुश्किल था, जिन्हें संभाल कर रखने की उन्हें आदत नहीं है। इस वजह से बंगाल में 91 लाख वोटर्स लिस्ट से हटा दिए गए, क्योंकि वो ईसीआई के मांगे गए डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सके। नाउ होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी। यहाँ एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल खड़ा होता है, क्या है आर्टिकल 324 के तहत ईसीआई के पास ये पावर है कि वो डिसाइड करे कि सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? इसका सीधा जवाब है नहीं। ये पावर यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास है और ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो पब्लिकली बताए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं। ईसीआई का काम सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। यहाँ ईसीआई अपने जुरिस्डिक्शन जैसे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो कोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उम्मीद थी कि कोर्ट गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अनाउंस करने का ऑर्डर देगी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ ईसीआई से रिक्वेस्ट की कि क्या वो आधार कार्ड को भी एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट मान सकते हैं। नाउ कानून का उल्लंघन। एसआईआर को इलेक्शन बाउंड स्टेट्स में कानून से हटकर चलाया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1915 सेक्शन 21 कहता है कि इलेक्टोरल रोल हर जनरल इलेक्शन से पहले रिवाइज होना चाहिए, ठीक। एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स 1960 का रूल 25 कहता है कि रिवीजन दो तरह के होते हैं, एक समरी जो इलेक्शन से पहले होता है और छोटा होता है, और इंटेंसिव जो तब होता है जब कोई इलेक्शन ना हो, क्योंकि इसमें पूरी लिस्ट नए सिरे से बनती है और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। इलेक्शन से ठीक कुछ महीने पहले बिहार, केरला और वेस्ट बंगाल में एसआईआर करवाना कानून और पुरानी प्रैक्टिस के खिलाफ है। वेस्ट बंगाल में ये एक्सरसाइज इतनी चौटिक रही कि 91 लाख लोग हट गए, जिन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की ऐसी कैटेगरी में डाला गया जो इलेक्शन लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड ईसीआई के अपने रूल्स कहते हैं कि बूथ लेवल ऑफिसर्स को घर घर जाकर फॉर्म देने चाहिए और ऑक्यूपेंट्स को अपनी बेस्ट एबिलिटी से इन्फो देनी चाहिए। लेकिन ईसीआई ऐसी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है जो रूरल लोगों के लिए देना नामुमकिन है। बिहार में 64 लाख और बंगाल में 91 लाख वोटर्स का हटाना
हटना दिखता है कि ईसीआई ने जानबूझकर रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो अगर इसका कंक्लूजन समझें गाइस, अगर इसका कंक्लूजन समझें तो इस जल्दबाजी में की गई एसआईआर का मकसद ही शायद लाखों वोटर्स को हटाना था। मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि ये डिलीशन बिना किसी हियरिंग के किए गए, जो कि नेचुरल जस्टिस और कानून का ब्लैटेंट वायोलेशन है। बिना रूल्स फॉलो किए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते और देश का जस्टिस सिस्टम इसे हमेशा इग्नोर नहीं कर सकता। With this, we have completed our first editorial. Now coming to our second news, which is a tightening of the fist in India's digital public square. इस एक सिनेरियो आप इमेजिन करिए कि आपने बढ़ती फ्यूल प्राइसेस पर सोशल मीडिया किसी न्यूज़ आर्टिकल के नीचे एक सैटारिकल व्यंग्यात्मक कमेंट किया और उस पर कुछ लाइक्स भी आए और कुछ घंटों बाद वो कमेंट गायब हो जाता है। प्लेटफॉर्म कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। आपका अकाउंट तो है, लेकिन आप नोटिस करते हैं कि वैसे ही टॉपिक्स पर अब आपके पोस्ट पब्लिकली दिखना बंद हो गए हैं। आप पर कोई केस नहीं हुआ, किसी कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया, फिर भी खामोशी से कुछ बदल गया। ये कोई फिल्म कहानी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा 30 मार्च 2026 को रिलीज़ किए गए आईटी रूल्स के ड्राफ्ट अमेंडमेंट के तहत ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है। इन बदलावों को सिर्फ टेक्निकल क्लैरिफिकेशन कहा जा रहा है, लेकिन ये दिखाता है कि ऑनलाइन स्पीच को अब कौन और कैसे कंट्रोल करेगा। चिंता का असली मुद्दा, सबसे बड़ी चिंता की बात एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब सरकारी ताकत का वो विस्तार है जो पार्लियामेंट और कोर्ट्स को बाईपास कर सकता है। एक प्रोविजन रूल 3 क्लॉज 4 के मुताबिक प्लेटफॉर्म्स को सरकारी एडवाइजरीज, डायरेक्शन और एसओपीज मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के पालन करना होगा। अगर वो सेक्शन 79 के तहत अपनी सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, मतलब कि वो कानूनी बचाव जो प्लेटफॉर्म को यूजर्स के कंटेंट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता, बरकरार रखना चाहते हैं। सीधी भाषा में कहें तो प्लेटफॉर्म सरकारी हिदायतों को मानने में ही अपनी भलाई समझेंगे, भले ही वो हिदायतें किसी फॉर्मल कानून से ना आई हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के लैंडमार्क रूलिंग के खिलाफ जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्लेटफॉर्म्स तभी एक्शन लेने के लिए मजबूर हैं जब उन्हें कोर्ट का ऑर्डर या कानून पर आधारित सरकारी नोटिफिकेशन मिले। इनफॉर्मल डायरेक्टिव्स को कानूनी कंपल्शन बनाना इस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को कमज़ोर करता है। इसका नतीजा ये होगा कि प्लेटफॉर्म्स रिस्क लेने के बजाय ओवर सेंसरशिप करेंगे। जब कानूनी जिम्मेदारी साफ नहीं होगी तो प्लेटफॉर्म्स बिना सोचे समझे कंटेंट हटा देंगे, क्योंकि उनके लिए यूज़र की स्पीच से ज़्यादा अपना बिजनेस बचाना ज़रूरी होगा। 10 ऑर्डिनरी यूज़र्स पर नज़र। दूसरा बड़ा बदलाव रूल 8 में है, जो हमको अब समझना है कि जो अब आम यूज़र्स को भी सरकारी ओवरसाइट के दायरे में ले आता है अगर वो न्यूज़ या करेंट अफेयर्स शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि अब एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी आपके कंटेंट को रिव्यू करके उसे ब्लॉक करने की रिकमेंडेशन दे सकती है। ये वही पुराना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसे 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था, ये कहते हुए कि ये आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। यू कैन सी नाउ मद्रास हाई कोर्ट ने भी कहा था कि इससे मीडिया की आज़ादी ख़त्म हो सकती है। ये मामले अभी कोर्ट्स में पेंडिंग है, लेकिन नए ड्राफ्ट्स ने वही सिस्टम फिर से खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पर एक अनजान रूल समझते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का बदलता रूप भी परेशान करने वाला है। पहले शिकायतों के लिए थी, लेकिन अब इसे मिनिस्ट्री द्वारा भेजे गए किसी भी मैटर की जांच करने की ताकत दे दी गई है। मैटर वर्ड को डिफ़ाइन नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि बिना किसी ठोस वजह के भी इंटरवेंशन हो सकता है और शायद यूज़र को अपनी बात रखने का मौका भी ना मिले। ये बॉडी अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से ज़्यादा प्रीएम्प्टिव रोल, मतलब कि पहले से ही काबू करने का ज़रिया बन गई है। अब यहाँ पर डेटा रिटेंशन का बोझ। तीसरी बड़ी चिंता डेटा रिटेंशन को लेकर है। ड्राफ्ट के मुताबिक प्लेटफॉर्म्स को यूज़र का डेटा, मतलब जैसे पर्सनल इन्फो, ब्राउजिंग हिस्ट्री, रिकॉर्ड्स लंबे समय तक, शायद सालों तक स्टोर करके रखना पड़ेगा। इससे डेटा लीक या मिसयूज़ का खतरा बढ़ जाता है। जब सिटीज़न को पता होगा कि उनकी हर एक्टिविटी हमेशा के लिए आर्काइव हो रही है, वो खुद सेंसर करने लगेंगे, जिसको हम सेल्फ सेंसरशिप कहते हैं। बैलेंस बिगड़ रहा है। पॉलिसी के सपोर्टर्स कह सकते हैं कि हार्मफुल कंटेंट रोकने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये बात सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में पावर की एक लिमिट होती है। ठीक,
इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 जैसे केसेस में साफ कहा गया है कि रूल्स को कानून पेरेंट शेड्यूल्स के दायरे में होना चाहिए। पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सिर्फ 14 अप्रैल तक का समय देना दिखाता है कि इतने बड़े बदलाव पर सही से डिबेट नहीं हुई। इंडिया का डिजिटल स्फीयर इसलिए ग्रो हुआ क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी थी। जर्नलिस्ट से लेकर आम नागरिक तक सब बोल सकते थे। नौ सवाल ये है कि क्या नए रूल्स इस आज़ादी को बरकरार रखेंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के ज़रिए इसे बंद कर देंगे। इसका जवाब ही तय करेगा कि आने वाले समय में एक नागरिक कितनी आज़ादी से अपनी बात रख पाएगा या सरकार की क्रिटिसिज्म कर पाएगा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड एडिटोरियल। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड एडिटोरियल विच इज़ गैंग ऑफ 7। लास्ट डेट डिफेक्शंस हैव रेंडर्ड द 10th शेड्यूल इम्पोर्टेंट। आइए इस खबर को, इस न्यूज़ को ध्यान से समझते हैं। 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा मेंबर में से 7 ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना मर्जर का ऐलान कर दिया। राज्यसभा चेयरमैन ने उनके मर्जर का क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया है, जिससे अपर हाउस राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़कर 113 हो गई है। ठीक, 113 हो गई है। नाउ द थिंग इज़ कि अब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की टोटल स्ट्रेंथ पहली बार हाफवे मार्क के ऊपर निकल गई है। ये पूरा किस्सा आपकी असलियत, दल बदलुओं का गिरा हुआ अपॉर्चुनिज्म, बीजेपी की साजिशें और एंटी डिफेक्शन लॉ को इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कमज़ोर करने को हाईलाइट करता है। इन 7 लोगों में से राघव चड्ढा, संदीप पाठक और स्वाति मालीवाल एक ऑर्गेनिक तरीके से आपका हिस्सा थे, इतने हद तक कि उनकी एक पहचान थी जो फाउंडर अरविंद केजरीवाल की मर्जी से परे थी। बाकी 4 लोगों का निकलना उतना ही अपॉर्चुनिस्टिक है जितना उनका आप में आना था। मिस्टर केजरीवाल पहले कई स्टेट्स में कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी में जाने पर कांग्रेस को टॉन्ट मारते थे और इसे उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खात्मा बताते थे। लेकिन सत्ता की चाह में लगातार एनार्की फैलाने से आपका असली कैरेक्टर सामने आ गया है, जो उनके बड़े बड़े दावों से बिल्कुल अलग है। उनके राज्यसभा यूनिट का बिखरने उस साइनिज्म और अपॉर्चुनिज्म का नतीजा है जिस पर आप टिकी हुई थी, और इसकी वजह से इंडिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भारी कीमत चुकानी पड़ी। नाउ उन्होंने वही काटे जो उन्होंने बोया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस ब्रेजन मिस इंटरप्रिटेशन को इग्नोर कर दें जिसे इन 7 लोगों ने यूज़ किया और राज्यसभा चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अपनी ओरिजिनल पार्टी से दल बदल करने से रोकता है, उसमें मर्जर की एक्सेप्शन बिल्कुल क्लियर है। एक पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो सकती है, लेकिन उसके लिए 2/3 लेजिस्लेटर की सहमति ज़रूरी है। नाउ 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि लेजिस्लेचर पॉलिटिकल पार्टी को डिक्टेट नहीं कर सकती और इन दोनों को एक नहीं माना जा सकता। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत मर्जर तभी वैलिड है जब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज हो और उसके 2/3 सदस्य इसे एक्सेप्ट करें। इस बात को घुमा देना और ये आर्ग्यू करना कि किसी पार्टी ने 2/3 सदस्य बिना डिस्क्वालीफाई हुए दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, कानून को खींचना है और आप इसे कोर्ट में चैलेंज कर रही है। दुख की बात यह है कि कोर्ट का पुराना रिकॉर्ड ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नहीं रहा है। पिछले कुछ समय में कई चुनी हुई सरकारें बड़े लेवल पर हुए दल बदल की वजह से गिर गई हैं, जिसे 10th शेड्यूल बेअसर साबित हुआ है। कोर्ट इस तरह के बिट्रेयल को रोकने के लिए कोई कड़क मिसाल पेश नहीं कर सका और यही वजह है कि ऐसे काम बिना किसी डर के बार बार किए जा रहे हैं। With this, we have completed our third news too. Now coming to our fourth editorial, which is culture of violence. Proliferation of guns in US has given a deadly edge to political disagreement. Now Washington DC में व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट एसोसिएशन के एनुअल डिनर गाला के दौरान एक गनमैन ने सिक्योरिटी तोड़कर गोलियां चलाई। इस इवेंट में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल मौजूद थे, लेकिन खुशकिस्मती से सभी सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे। नाउ सस्पेक्टेड शूटर, जिसकी पहचान टॉरेंस कैलिफोर्निया के कोल टॉमस एलन 31 के रूप में हुई है, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। मिस्टर ट्रंप को टारगेट करने वाली हिंसा की ये तीसरी घटना है। इससे पहले एक कैंपेन रैली में असैसिन की गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी और एक बार उनके गोल्फ कोर्स के पास गनमैन पकड़ा गया था। व्हाइट हाउस के मुताबिक सस्पेक्ट ने साफ तौर पर कहा,
कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल को टारगेट करना चाहते हैं। लॉ इन्फोर्समेंट द्वारा शेयर किए गए एक नोट में सस्पेक्ट ने लिखा कि वो अब किसी ट्रेटर को अपना गुनाहों से मेरे हाथ रंगीन नहीं करने दे सकता। नौ ये इंसिडेंट पिछले कुछ सालों में पॉलिटिकल फिगर्स पर हुए काफ़ी हाई प्रोफाइल हमलों के बाद हुआ है। इनमें सितंबर 2025 में ऊटा के चार्ली किर्की की हत्या, मिनेसोटा की डेमोक्रेटिक स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मेलिसा हॉटमैन और उनके पति का कत्ल 2022 में नैन्सी पेलोसी के पति पॉल पेलोसी पर हुआ हमला शामिल है। ये सब मिस्टर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल सेकेंड टर्म के 1 साल से ज़्यादा समय बीतने के बाद हो रहा है, जो इमिग्रेशन और डिस्ग्रेस फाइनेंशियल जैसे जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके जुड़ाव जैसे मुद्दों पर बढ़ती पोलराइजेशन के लिए जाना जा रहा है। हालांकि अमेरिका की पॉलिटिक्स में हमेशा से कदवाहत रही है, लेकिन बंदूकों की हर जगह मौजूदगी ने आम बातचीत के मतभेदों को एक जानलेवा मोड़ दे दिया है। आयरनी ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खुद यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के सेकेंड अमेंडमेंट को बचाने में सबसे आगे रही है और अक्सर नेशनल राइफल एसोसिएशन के साथ मिलकर गन ओनरशिप पर लगे ज़रूरी रेस्ट्रिक्शंस को हटाने का समर्थन करती रही है। उदाहरण के लिए मिस्टर ट्रंप ने साल 2000 में असॉल्ट वेपन पर बैन का समर्थन किया था, लेकिन 2016 की प्रेसिडेंशियल कैंपेन विच यू कैन सी कि 2016 में वही ट्रंप की प्रेसिडेंशियल कैंपेन तक उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया, जिसे एनआरए ने लाखों डॉलर से बैक किया था। डेटा के मुताबिक यूएस में लगातार मास शूटिंग होती रही है, जिनमें इस साल की 3 और पिछले 60 सालों की 500 से ज़्यादा घटनाएं शामिल हैं। एनआरए की ताकत और लॉबिंग के बावजूद अब वक्त आ गया है कि यूएस इस लगातार बढ़ती गन वायलेंस की महामारी से पीछे हटे और कॉमन सेंस गन रिफॉर्म्स पर चर्चा करे, जिन्हें कांग्रेस कानून बनाए। ना जब तक समाज और पॉपुलर कल्चर गन लॉस पर एक मॉडरेट रुख नहीं अपनाता, तब तक ये माना जा सकता है कि देश भर में ऐसी हिंसा बिना रुके जारी रहेगी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 4th एडिटोरियल। आई होप गाइस कि ये एडिटोरियल आपको अच्छे से समझ आया होगा। रिवाइज इट एंड इफ़ नीडेड मेक पॉइंट्स ऑल्सो। यहाँ पे स्टैटिक पॉइंट भी मिलता है विथ डायनेमिक। सो दिस विल बी इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंस perspective as well as prelims for factual knowledge. Let's meet in the next video.